हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको बीपीएससी के एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि रिवीजन सीरीज होगी। और जो लास्ट ईयर जो भी परीक्षाएं हुई है बीपीएससी प्रारंभिक से संबंधित, तो उसके हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस उठाएंगे, जैसे एंशिएंट और मिडाइवल को छोड़ के बाकी हम सारे जो सेक्शंस हैं इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। ओके, तो इस जो पीपीटी है इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है और ये पीपीटी इस तरह से बनाया है ताकि जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा है उसको भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बीपीएससी की जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है और इसमें इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उस पर बात की गई है। पूरे डिटेल में बात नहीं की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिंदु है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो वहां से हमने ये टॉपिक उठाया है और मैंने पीपीटी में सारा मेंशन कर दिया है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, कुछ भी मत छोड़ना और प्लीज मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और आपको जल्द से जल्द मैं वीडियो ला सकूं। ओके, चलिए फिर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा दैनिक भारत में एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको शायद आपको पता होगा सभी को, तो उसको हम स्किप करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में पुनर्परीक्षा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया? तो पहले स्टेटमेंट देख सकते हो, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नीचे कुछ कोट दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर है, तो आप वीडियो को पॉज करें और बताएं सेक्शन कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर होगा, या मन में आप सोच लीजिए, वीडियो पॉज करें। तो इसका आंसर है सी 1, 2, 4, क्योंकि सती प्रथा को उन्मूलन किया विलियम बेंटिंग ने, दास प्रथा को उन्मूलन किया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। आइए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित। तो 1828 में ये बंगाल प्रेसिडेंस का गवर्नर जनरल बनता है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम पारित होता है, पास होता है, जो हर 20 साल में होता है, तो उसमें उस चार्टर के तहत ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना। उससे पहले स्टेट वाइज होते थे, राज्यवार होते थे, प्रेसिडेंसी वाइज होते थे। ओके, तो 1833 में प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना। फिर इसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसने सती प्रथा को उन्मूलन किया और सती प्रथा रेगुलेशन 17 एक्ट को पारित किया। 1830 में ठगों का दमन किया, और ये क्वेश्चंस भी आगे आप देखोगे इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए। और किसने दमन किया? कर्नल स्लीमैन ने। ओके, और 1837 तक लगभग सभी ठगों का दमन कर दिया गया था। लगभग 1500 ठगों को पकड़ा गया और इसको फांसी घर बोला जाता था इन ठगों को, क्योंकि ये गले में रुमाल डालकर गला घोटकर उसको मार देते थे। और सभी जो भी उनको मिलता था, चाहे राहगीर हो, मुसाफिर हो, आम इंसान हो, सबको लूटते थे। और इससे काफी ज्यादा सरकारी परेशान थे, आम इंसान भी परेशान थे। ओके, तो ठगों का दमन लगभग 1837 तक हो गया था। नरबली प्रथा का भी इन्होंने क्या किया? अंत किया। 1833 का चार्टर अधिनियम में दास प्रथा का उन्मूलन की बात कही। ओके, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 में। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इसी के काल में शुरू हुआ। इसके बाद 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको वीडियो को सेव कर लेना या नोट्स बना लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिग्रहण की? ओके, तो ये देख सकते हो, ऑप्शन ए है वेलिंगटन, ऑप्शन बी स्लीमन, ऑप्शन सी नेपियर, डी लॉरेंस, ई
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? नेपियर। ओके, आइए इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। ओके, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेना के उलटफेर के लिए सिंध के जो अमीर दल थे, जो अमीर लोग थे, उसको जिम्मेदार ठहराया गया। एलनबरो ने अमीरों के साथ एक संधि के लिए पोर्टरम को सिंध भेजा। अमीरों को सिंध के महत्वपूर्ण प्रांतों को सौंपना पड़ा। फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने अमीरों के उत्तराधिकार के विवाद में भी हस्तक्षेप किया, जिसके कारण क्या किया, अमीरों ने विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ, उनको मौका मिला। ओके, अंत में 1843 में चार्ल्स जेम्स नेपियर की सहायता से सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। इस तरह से सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1921, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? 1872, लॉर्ड मेयो के काल में। आइए इससे महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो भारत में जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। ओके, सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई, लेकिन ये अनऑफिशियल थी, अनौपचारिक थी। ठीक है, यहाँ पे मैं वजन दे के बात कह रहा हूं कि अनऑफिशियल थी, अनौपचारिक थी, और 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में कराई गई, ये ऑफिशियली नहीं था। फिर क्या हुआ? प्रथम नियमित या औपचारिक या ऑफिशियली जो जनगणना हुई वो 1881 में हुई, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ओके, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2011 की जनगणना देख सकते हैं। इससे संबंधित भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 15वीं जनगणना थी वो। ओके, तो बिहार से संबंधित 15वीं जनगणना में जो उसमें आंकड़े दिए गए हैं उनसे संबंधित बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय, राज्य का विषय नहीं, संघ का विषय 7वें अनुसूची में मेंशन है। 69 में सूचीबद्ध किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 का भी प्रावधान है जनगणना से संबंधित। ओके, आगे बढ़ते। फिर आगे चौथा क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को, 21 डेट को फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1930, बी है 23 मार्च 1931, सी है 7 सितंबर 1931, डी है 4 मार्च 1931, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वीडियो पॉज करके आप आंसर तो पता लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते रहे कौन किसका आंसर है। इसका आंसर है बी, 23 मार्च 1931। आइए इससे संबंधित, इस फांसी से संबंधित हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तीनों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण क्यों दी गई? कारण क्या था? 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण एक तो ये था कि जेपी सैंडर्स की हत्या करने के लिए इसको फांसी दी गई। इनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया देशद्रोह का, और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। और ये जो केस है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर भगत सिंह संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो कभी और देखेंगे इस और वीडियो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आई होप आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। इसका आंसर है, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। ए है विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है ब्रह्मदत्त, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? हम सेक्शन में बताते रहे। इसका आंसर है डी। ओके, आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
तो क्रमवश पहले विनोबा भावे को सत्याग्रही बनाया गया, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त को। मार्च 1900, इसका पृष्ठभूमि क्या है ये देखो, इसकी पृष्ठभूमि मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ अधिवेशन में सरकार से कहा यदि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे, सरकार से कहा, ब्रिटिश सरकार से, यदि आप अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करें तो कांग्रेस से द्वितीय विश्व युद्ध, WW का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। तो उस समय वाइस राय थे लॉर्ड लिथगो। इन्होंने क्या किया कि इस प्रस्ताव के जवाब में अगस्त प्रस्ताव शुरू किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया या किसने पारित किया। ओके, तो ये भी हम देखेंगे। इस प्रस्ताव के जवाब में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया लॉर्ड लिथगो के माध्यम से। तब जाकर गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसके तहत विनोबा भावे जो वर्धा महाराष्ट्र से पहले सत्याग्रह बने, द्वितीय बने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त। ओके, तो यहां देख सकते हो ये जो पॉइंट है कि ये प्रस्ताव को इन्होंने खारिज कर दिया, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो इन्होंने मदद एक अपील की थी, तो उसको इन्होंने खारिज कर दिया और वैकल्पिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिस वजह से गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाया गया। और पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने विनोबा भावे बने वर्धा महाराष्ट्र से। ये भी क्वेश्चन पूछे गए कि कहां से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी विनोबा भावे, इसके वो स्थान भी याद रखें कहां से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। ओके, आगे बढ़ो। छठा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? आंसर आप बताते रहें। तो ऑप्शन ए है उषा मेहता, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? उषा मेहता। तो आइए इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। खुफिया रेडियो यानी भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो उसमें ब्रिटिश हुकूमत जो थी, सरकार जो थी, वो काफी तेजी से इनका दमन करने लगी, इनको गिरफ्तार करने लगी, जेल में डालने लगी। तो जो बच गए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लोग क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। तो गिरफ्तारी से जो नेता बचे थे उसमें बीएम खाकर, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने आंदोलन जारी रखने के लिए भूमिगत रेडियो का संचालन किया। लेकिन क्या हुआ कि 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसको जब्त कर लिया गया। और ये कहां से ये संचालन किया जा रहा था? बंबई और नासिक से ये रेडियो का, भूमिगत रेडियो का संचालन किया जा रहा था। इसका मुख्य कार्य क्या था? कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसार करना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, इसके बारे में भी आप जाने। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इन सब 4 ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, इस वजह से बाकी और पे मैं वर्क नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी ऑप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, 7वां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए M.A. जिन्ना, शौकत अली, बी है अबुल कलाम आजाद, डी है अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका आंसर क्या होगा? E, D, C, B, A, इनमें से क्या होगा? डी। ओके, आइए इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जल्द से जल्द। खान अब्दुल गफ्फार खां, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां। ओके, क्यों बोला जाता है सीमांत गांधी? की गांधी से प्रेरित थे और ये भारत के सीमा प्रांत में, बलूचिस्तान जो जगह है वहां पे ये रहते थे, इस वजह से इसको सीमांत गांधी बोला जाता है। सीमा के अंत में जो थे खान अब्दुल गफ्फार खां, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1987 में जो भारत की सरकार है उन्होंने इनको भारत रत्न से नवाजा।
इनके अहम योगदान के लिए स्वतंत्रता संग्राम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है झांसी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर। आइए जानते हैं इसके बारे में। झांसी की रानी के महत्वपूर्ण बिंदु, 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो इन्होंने बढ़ चढ़कर झांसी की रानी ने भाग लिया और लड़ते लड़ते ये वहीं शहीद हो गई। और कहां पे इनकी मृत्यु हुई? ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में ये शहीद हुए। और बचपन का नाम इनका क्या था? मणिकर्णिका। ओके, नेक्स्ट नोवा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, डी है चितरंजन दास, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कि बंगाल विभाजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था इस विषय में कि विभाजन जो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। क्यों करवाया था? ताकि वो तोड़ सके, एकता और भाईचारा को तोड़ सके। ओके, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ जो विद्रोह कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, तो उसको ये उस विद्रोह को रोकना चाहते थे। ओके, विभाजन की घोषणा कब? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और प्रभावी कब हो? 16 अक्टूबर 1905 ही प्रभावी। इसे भंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी कहलाता है और बहिष्कार की नीति इसमें अपनाई गई। ओके, आगे बढ़ते। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ऑप्शन ए है जनरल डायर, बी है कर्जन वाइली, सी है माइकल ओ डायर, डी है सैंडर्स, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर। उधम सिंह जो थे गदर पार्टी से जुड़े हुए भारतीय क्रांतिकारी थे। गदर पार्टी से जुड़े हुए भारतीय क्रांतिकारी थे। तो गदर पार्टी से जुड़े हुए क्या थे? भारतीय क्रांतिकारी थे। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसकी हत्या के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। एक्चुअली में ये मारना चाहते थे जनरल डायर को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है, उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसकी जगह इन्होंने इसको मार दिया, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था माइकल ओ डायर। ओके, आगे 11वां क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, डी है जवाहरलाल नेहरू, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में गुजरात के बारडोली में आंदोलन चलाया गया। ओके, किसान आंदोलन था। फिर पटेल को बारडोली की महिलाओं ने इस आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी है रमजे मैकडोनाल्ड, सी है एबी अलेक्जेंडर, डी है लॉर्ड पैथी लॉरेंस। इसमें कौन नहीं थे? ये नहीं थे, रमजे मैकडोनाल्ड। ये देखते हैं कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? मार्च 1946 में ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। अब इस उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन कौन शामिल थे? इनमें जो शामिल थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव थे ये उस समय, सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भी इसके नेतृत्व में आया था भारत, ये व्यापार बोर्ड उस समय अध्यक्ष थे। फिर एवी अलेक्जेंडर, और इसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाओं को तलाशना।
ठीक है। इस मिशन का कार्य ये था, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कार्य ये था शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाओं को तलाश। आइए आगे। 13वां है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, सी है 1931 ईस्वी में, डी है 1932 ईस्वी में। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। महत्वपूर्ण बिंदु, 5 मार्च 1931 को लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इससे पहले ही महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता, राजनीतिक समझौता होता है जिसको इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें से कुछ मुद्दों पर आम सहमति हुई तथा कुछ को अस्वीकार कर दिया। ओके, अब वो कौन सी बातें थी फिर कभी नेक्स्ट वीडियो जैसे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसको हम चर्चा कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है और यूपीएससी में भी, यूपीएससी में कई बार ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में नागपुर, बी है 1924 ईस्वी में बेलगांव, 1929 में ईस्वी में लाहौर, डी है 1931 ईस्वी में कराची, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? 1929। आइए देखते हैं जल्द से। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र स्वीकार किया गया और इसको कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और इसी समय रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का फैसला किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी के दिन जो भारत का संविधान है वो लागू होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, कौन सा द्वीप? स्वराज द्वीप, बी ऑप्शन शहीद द्वीप, सी ऑप्शन बलिदान द्वीप, डी ऑप्शन नवोदय द्वीप, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? ए स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में जापान के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ मिलकर गठबंधन में। उसके बाद जापानी सेना ने अंडमान निकोबार समूह को आजाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसे क्रमशः पहले शहीद द्वीप के नाम से इसको बोला, शहीद द्वीप का नाम दिया गया, फिर उसके बाद स्वराज द्वीप का नाम रखा गया। ओके, तो स्वराज द्वीप इसका नाम रखा। आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में? तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु, तो चोरी चोरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई। ये 4 फरवरी 5 फरवरी को हुआ होगा 1922 में। तो प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? जो प्रदर्शनकारी थे जा रहे थे तो पुलिस चौकी में उन्होंने आग लगा दी, कोई मुठभेड़ हुई, ठीक है, पुलिस से कुछ बहसबाजी हुई, तो उसमें आग लगाने पर 22 पुलिस कर्मियों की इसमें जान चली गई, मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी काफी आहत हुए और 22 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस बैठक में गांधी जी ने आश्रय आंदोलन को समाप्त करने का फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया और ये आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी को 6 महीने के लिए कैद में डाल दिया। ओके, और कई सारे नेताओं ने इसका विरोध किया कि आपने क्यों इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये सब थे जिन्होंने इसका विरोध किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किन किन ने इसका विरोध किया, यूपीएससी में पूछा जाता है और यूपीपीसीएस इनमें भी पूछा जाता है। तो उसके ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे आगामी बीपीएससी के बारे में, आपको मैं बता रहा हूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं
और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, ताकि मैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं और आपको इसी तरह से लाभ पहुंचाता रहूं और मुझे भी कुछ फायदा पहुंचता रहे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। ओके, आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।